इस खूबसूरत कहानी के 10वें भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 9वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना। चलिए 10वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आराध्या रुद्र से कह उठी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हूँ रुद्र, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। किसी ने कहा, ये नाटक बंद करो, अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ गई है, समझी। रुद्र ब्रिज से पूछो। इसने ही ब्रिज को नवधा के साथ सोने की मंजूरी दी थी। नवधा होश में आ रही थी और उसने केसी के मुंह से जो शब्द सुने उसे सुन उसे बड़ा सा झटका लगा था। वो एक और गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे थे और वो फिर से बेहोश हो गई। शिवांश उसे फिर से जगाने लगा था। केसी ने अपना बोलना चालू रखा था। और तो और ये तो नवधा भाभी को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि ये अकेली उस घर की बहू बनकर राज कर सके। आराध्या चिल्ला पड़ी, बस करो तुमने क्या किया। तुम भी तो रुद्र को धोखा ही दे रही हो। रुद्र ये विशेष के साथ शादी के सपने देख रही है, इसी कारण ये पूरी ट्रिप में तुम्हारे साथ नहीं थी। बोलो किसी, तुम विशेष के साथ इसीलिए ही थी ना। किसी को यही वक्त सही लगा और उसने तुरंत कह दिया, तो क्या गलत किया। रुद्र भी तो अपनी तरफ से क्लियर नहीं था। आज तक वो अपने फैसले ही बदलता रहा है। ऐसे में मैंने किसी के साथ डेट कर लिया तो बुरा क्या है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं हूँ। रुद्र ने कहा, तो हम लोगों के बीच जो हुआ तुम्हें उसका रिग्रेट नहीं है किसी। क्या तुम उस बात को भूल कर आगे बढ़ने को तैयार हो। क्या यही पहलू थी तुम्हारे प्यार की। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो। केसी सक पका गई और बोली, देखो रुद्र, अब बात यहाँ तक आई है तो पूरी बात समझो। मुझे खुद भी नहीं मालूम उस दिन वो सब मैंने क्यों किया था। बस मुझे ऐसा लगा और उस वक्त मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी तो तुम्हें मैंने ऐसे ही कह दिया कि हम दोनों के बीच। ऐसे ही कह दिया मतलब क्या सच में तुमने सच में मन से बात बनाई। फिर वो फ़ोटो वो सब कैसे आई तुम्हारे पास। ये मैंने कहा ना मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इस कारण मैंने वो सब नाटक किया। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही पिक लिए थे। मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती थी, मुझे तुम पसंद थे। पर सच में रुद्र, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और विशेष ने मुझसे वादा किया है वो अगले महीने मुझसे शादी कर लेगा। हाँ, वो आराध्या के साथ भी शादी करता पर सिर्फ उसके माँ बाप के कारण। फिर वो मुंबई में मेरे साथ ही सेट होता। उसे मेरी मॉडलिंग के करियर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रुद्र, तुमने मुझसे फाइनल जवाब मांगा ना तो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्लीज़ थोड़ा समझदार बनकर बात को समझो। वैसे भी मैंने तुम्हें आराध्या जैसे धोखा तो नहीं दिया ना। ये तो मुझसे भी ज़्यादा गिरी हुई इंसान है। शिवांश ने वही नवधा के पास बैठे बैठे कहा, मतलब तुम मानती हो कि तुम भी बहुत गिरी हुई हो। केसी ने शिवांश को घूरा। गिरिजा भी एक पल में बदल सी गई थी। उसने कहा, देखा रुद्र भैया, आज ये खुद अपने मुंह से सब कबूल कर रही है। उसे आपकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। आपने बेमतलब इसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। ब्रिज एक सेकंड में ही गुस्से में उबल पड़ा और उसने आराध्या को फिर से देखा। वो फिर से पहले वाली आराध्या बन चुकी थी। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ। वो गुस्से से फट पड़ा था। शिवांश हंस पड़ा और उसे देख कर कहा, तुम्हें तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बचपन से बेवकूफ़ों की गिनती में रखता था। फिर भी सुनना है तो सुन ले। केसी और तेरे अलावा हमारा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता था। तो हम लोगों ने हवा में एक तीर मारा। पहला प्लान केसी के साथ मिलकर बनाया जिसमें हम उम्मीद पूरी थी कि वो बदल जाएगी और वही हुआ। पर इसकी मोबाइल ने हमें इस जगह का पता पहले ही दे दिया था जब ये गांव आई थी। और जब से इस पे शक हुआ तब से ही मैंने इसकी मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस करवाना शुरू कर दिया था। मुझे हमेशा मालूम रहता था कि ये कहाँ जा रही है। फिर वैसे भी हमें उस पर भरोसा नहीं था। हमने दूसरा प्लान भी तैयार किया जो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि तुम्हें हम पर बिल्कुल शक नहीं होने देना था। तुम्हारी घटिया बातों को भी सहना था और सबसे बड़ी बात, आराध्या और गिरिजा को चाहे कुछ भी हो जाए अपने किरदार को छोड़ना नहीं था ताकि तुम्हारे साथ साथ
केसी का भी खुलासा हो और हमारा परिवार जो दुख और मुश्किल में समय बिता रहा है वो दिन भी पलट जाएं, पर लास्ट मोमेंट में तूने जो डिमांड कर दी ना, बस उस कारण पहले आना पड़ गया। और अब तूने ही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कह दी है केसी, और तुम्हें सज़ा तो तुम दोनों को मिलेगी। ब्रिज को बहुत गुस्सा आने लगा था और उसने शिवांश की बात पूरी होने से पहले ही उस पर गोलियां दाग दी थी। और अचानक से ना जाने क्या हुआ, सदमे में आराध्या बुदबुदाई, भविष्यवाणी सच हुई, पर इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। और उसने भी देखती ब्रिज पे अपनी बंदूक खाली कर दी। ब्रिज और शिवांश दोनों गिर पड़े थे। रुद्र गिरिजा भी सन्न रह गए थे। शांति देवी, अमरनाथ और अनुपमा को एक पुलिस हवलदार ने आधी रात को खबर दी कि उनके बड़े बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, तो वो लोग दर्द से भर उठे थे और जिस हालत में थे उसी हालत में अस्पताल की तरफ भागी। गांव में बात आग की तरह फैल गई थी। एक से दूसरी से तीसरी तक बात पहुँचते कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही थी, जिसमें सबसे बड़ी अफवाह थी नवधा ब्रिज का शिकार बन चुकी थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ब्रिज के पिता का हाथ था, जो अपने बेटे की गोली लगने के कारण गुस्से में भर उठा था, क्योंकि ब्रिज को एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में भी लग गई थी। और इसके कारण डॉक्टर ने बताया था या तो उसकी ज़िंदगी को खतरा है और वो बच पाया तो पूरी ज़िंदगी पैरालिसिस में बिताना पड़ेगा। और अगले दिन पूरा गांव ठाकुर खानदान की हवेली के सामने इकट्ठा हो गया था। शिवांश की हालत नाजुक बताई गई थी, उसके सीने के पास गोली लगी थी। वहीं ब्रिज भी खतरे में था। वहां की लोकल पुलिस ने आराध्या को कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे। चूँकि वो सभी शिवांश और आराध्या को जानती थी, इसीलिए वो खुद इस केस को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते थे। पर हाँ, आराध्या पर ब्रिज की पिता के कारण मुकदमा तो दर्ज होना ही था। वैसे मुकदमा पुलिस ने ब्रिज पर भी दर्ज कर दिया था। अमरनाथ और मामा जी ने आराध्या की जमानत के लिए ऊपरी तौर पर ऊपर के अफसर से बात कर ली थी। दूसरी ओर नवधा होश में तो आ गई थी, पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। हॉस्पिटल के बेड पे वो चुपचाप आंखें बंद कर दीवार की ओर ही करवट करके लेटी हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। गिरिजा और विशीष उसी के पास थे। इस वक्त नवधा को कुछ भी बुलवाने के लिए गिरिजा भी अपने मतभेद भुलाकर विशीष का साथ दे रही थी। दोनों ही उसी शिवांश के जल्दी ठीक होने का दिलासा दे रहे थे, पर नवधा के मन की हालत कोई नहीं जान पा रहा था। एक तरफ पति की ज़िंदगी खतरे में और दूसरी तरफ उसका ब्रिज को लेकर हुई गलतफहमी ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। अब रुद्रांश ही खुद के परिवार को संभाल रहा था और साथ ही साथ शिवांश की दवाइयाँ ट्रीटमेंट के लिए वही भाग दौड़ कर रहा था। अनुपमा और शांति देवी भी सदमे में थी। रुद्रांश को तो पूरे परिवार ने लाड प्यार में पाला था, पर घर में कोई काम जिम्मेदारी का रहता था या कोई परेशानी होती थी तो सब पहले शिवांश को ही याद करते थे। और आज भी उन लोगों की ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने के चक्कर में खुद ज़िंदगी मौत से संघर्ष कर रहा था। अनुपमा खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों शिवांश को इन सब में इन्वॉल्व होने दिया। रुद्रांश खुद मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी और गिल्ट महसूस कर रहा था। हो ना हो, आज जो भी हालात थे कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार था। वो कैसे केसी के जाल में फंस गया, और इतना ज़्यादा कि शिवांश भैया ने सही गलत साबित करने के लिए आज खुद को खतरे में डाल दिया था। आज सुबह से ही उसे केसी भी दिखाई नहीं दे रही थी और वो उसे ढूंढना भी नहीं चाहता था। अभी उसे मालूम था वो दुखी हो जाएगा तो बाकी का परिवार नहीं संभाल पाएगा। कुछ एक दवाइयाँ लिखवा कर वो मेडिकल से दवाइयाँ लेकर आया और उसने देखा ब्रिज के पिता उसे घूरते हुए स्ट्रेचर पर बेसुध से पड़ी ब्रिज को अपने आदमियों के साथ लेकर जा रहे थे। उसने गुस्से से रुद्र को घूरा और उसे धमकी दी, इसी में बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहा हूँ। भगवान से मिन्नत करना कि मेरा बेटा बच जाए, नहीं तो अब मैं तुम्हारे परिवार पर
कहर बनकर छा जाऊंगा। वैसे मेरी बेटी को इस हालत में लाने की एक सज़ा तो तुम्हें मिल जाएगी जल्दी ही। वो खबर आगे की तरह तुम्हारे परिवार के पास पहुंचेगी और वो अपनी कुटिल हंसी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। साथ में 2 पुलिस ऑफिसर भी उनके पीछे चल दिए। रुद्रांश ने उससे कुछ नहीं कहा था, पर अब उसके दिमाग में एक और चिंता उभरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्यों कहा, पर फिलहाल उसे दवाइयाँ देना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो आगे बढ़ गया। उसने वापस आकर देखा अमरनाथ जी शांति देवी के कंधे पे हाथ रखे हुए थे और अपने सिर को दीवार के कोने से टिकाकर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। शांति देवी भी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान की माला फेरे जा रही थी। रुद्र ने धीरे से तीनों से कहा, मैं यहाँ हूँ, आप लोग रात भर से यहीं बैठे हैं, घर जाकर आराम करिए। जैसे ही भैया के इम्प्रूवमेंट के बारे में मालूम पड़ता है मैं तुरंत आपको फ़ोन कर दूंगा। अमरनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस उस जगह से उठ गए थे। रुद्रांश ने आज उनको जितना बेबस देखा था उतना कभी नहीं देखा, तब भी नहीं जब उसने अपने माता पिता को बार बार इतनी तकलीफ़ दी थी। आज जैसे मानो वो सब अचानक से बूढ़े हो गए थे। रुद्रांश ने एक बार फिर से अनुपमा से कहा, माँ भाभी भी अभी होश में आ गई हैं, आप उन्हें भी अपने साथ ले जा सकती हो तो ले जाओ। यहाँ हॉस्पिटल में एकदम खामोश सी हो गई हैं। गिरिजा उनका घर पर ध्यान रख लेगी। शांति देवी इस बार बस इतना बोल पाई, मेरा घर टूट गया रुद्र, पता नहीं कौन सी कमी रह गई थी मेरी प्रार्थना में। रुद्र कुछ नहीं बोल पाया, वो बस चुपचाप नवधा के वार्ड में घुसा और गिरिजा से कहा, तुम भाभी को लेकर घर चली जाओ और प्लीज़ हो सके तो उन्हें समझाने की कोशिश करो। अगर अभी आराध्या रहती तो सब कुछ ठीक कर देती। और उसकी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। विशेष ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सबको घर छोड़कर फिर से आता हूँ। रुद्रांश उसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो पहले ही हालात से समझौता नहीं कर पा रहा था, इस कारण वो इस वक्त उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। गिरिजा और विशेष ने नवधा को सहारा देकर उठाया। वो अभी भी बेसुध सी पड़ी थी। वो सब लोग हवेली के बाहर ही पहुँचे थे, तभी विनीता ने उनकी गाड़ी को हवेली से थोड़ा पहले ही रोक लिया था। उन लोगों के घर के आगे बहुत भीड़ जमा थी, सबकी खुसर खुसर चालू थी। वैसे ही जैसे रुद्र ने सगाई को तोड़ा था, तब वो पूरे गांव में थी। विनीता ने नवधा को देखा और अमरनाथ जी से धीरे से कहा, भाई साहब आप लोग चुपचाप मेरे घर पर चलिए, यहाँ अभी ये लोग आपको आराम नहीं करने देंगी। क्यों, क्या हो गया? शिवांश ने कोई गलत काम नहीं किया जो हमें चुपचाप चलना पड़ी। गलती तो उस ब्रिज की थी जिसने मेरी बेटी को इसी हालत में पहुँचा दिया। भाई साहब सब लोग दो में रहते हैं, मैंने भी इन हालातों को झेला है, इस कारण आपसे कह रही हूँ अभी आप लोग मेरे घर चलिए। इस बार विशेष ने जोर देकर पूछा, हुआ क्या है? उसने नजरें झुका ली थी और एक बार फिर से कहा, प्लीज़ अंदर चलिए। और इस बार उसकी कहनी पे सब उसके घर के साइड वाले दरवाजे से चुपचाप अंदर चले गए थे। विनीता के मुंह से गांव में उड़ी इस अफवाह को सुनकर अमरनाथ जी और अनुपमा चौंक गए थे। विनीता ने उन्हें नवधा के बारे में बताने से पहले गिरिजा और नवधा को आराध्या के कमरे में भेज दिया था, ताकि उसे किसी खबर के बारे में मालूम न पड़ी। ठाकुर परिवार के लिए पहले ही शिवांश की हालत चिंता का कारण बनी हुई थी, और उस पर नवधा के बारे में ऐसा सुनना, एक पल तो वो भी कुछ न बोल पाई। विशेष को लगा उन्हें नवधा पे शक तो नहीं है, इसी कारण उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि ब्रिज ने नवधा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। उन लोगों को मालूम था नवधा निर्दोष ही होगी। वो ब्रिज के परिवार को अच्छे से जानते थे, पर गांव वालों का शक दूर करना बहुत मुश्किल था। ये समाज था ही ऐसा जिन्होंने सीता को भी नहीं बख्शा था, तो यहाँ तो वो एक आम औरत थी। वो सब लोग चिंता में बैठ गए थे। आराध्या को पुलिस की हिरासत से छोड़ा दिया गया था और वो सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ भागी थी। और वहाँ पहुँचकर उसे जब मालूम पड़ा शिवांश अभी भी खतरे में है,
तो उसे फिर से तकलीफ़ होने लग गई थी। उसे ब्रिज पे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और थोड़ी देर बाद उसे रुद्र दिख गया था, जो हॉस्पिटल के पीछे के कंपाउंड में अकेले बैठा था। वो बहुत ज़्यादा निराश लग रहा था। आराध्या धीरे से इसके पास आकर बैठ गई थी। वो उसे देखने लगा और फिर अचानक से रोने लगा था। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। भैया को कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आज सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही आप सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरे एक गलत फैसले के कारण भैया की ज़िंदगी और सबकी खुशियाँ दांव पे लग चुकी हैं। काश मैं पहले ही भैया की बात मान लेता। अपने झूठे अहम को लेकर बैठा रहा और तुम सब लोगों को दुखी कर दिया है। आराध्या ने इसके कंधे को थपथपाया और कहा, जो हो गया उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बस हम इतना कर सकते हैं, आने वाले दिनों को कैसे सही कर सकते हैं। इस तरह हिम्मत हार कर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और अभी तो पूरे परिवार को तुम्हें ही संभालना है। रुद्र चुप तो हो गया था, पर उसके मन में अब भी दुख की लहर उठ रही थी। आराध्या ने उसका मूड बदलने के हिसाब से पूछा, भाभी कैसी हैं? वो लोग घर चले गए हैं, अभी वो ठीक हैं, पर शायद भैया के कारण वो भी परेशान हैं। उन्होंने किसी से कुछ भी बात नहीं की है। तभी आराध्या को शिवांश की बात याद आई कि उसने नवधा को बिल्डिंग के बारे में सच बता दिया था। उसने रुद्र को कहा वो भैया से नाराज़ थी और उसके बाद भैया के साथ ये हादसा, शायद वो इसी कारण सदमे में ना चली गई हूँ। भैया से नाराज़, पर क्यों? सब लोगों के लिए ये ट्रिप अच्छी ही रही थी जब तक ब्रिज ने ये सब, बस उस बाबा की भविष्यवाणी को लेकर उन दोनों में थोड़ी बहस हुई थी। पर इसके कारण भाभी का भैया से गुस्सा हो जाना ये रीज़न तो नहीं हो सकता। नहीं, वो कारण नहीं है, बस कुछ अलग कारण है, पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। रुद्र ने आराध्या को देखा और लंबी सांस लेकर बोला, तुम्हें सबके बारे में पता है ना। मैं अपने परिवार से जितना दूर होता गया उतना पास शायद तुम आती गई। इस कारण ये लोग तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकते थे ना। अगर तुम्हारे कारण ये लोग मेरे खिलाफ भी जाने को तैयार हो गए। अच्छा खासा जादू टोना कर दिया है तुमने सब पर। आराध्या जवाब में बस मुस्कुरा दी और फिर उस जगह से खड़ी होकर हॉस्पिटल के कोड की तरफ देखकर बोली, जो भी समझो, पर वो लोग मेरे लिए भी उतनी अहमियत रखते हैं। इस कारण उनसे चाह कर भी अभी तक दूर नहीं हो पाई। अब बस भगवान शिवांश भैया को ठीक कर दी तो दिल में एक तसल्ली रहेगी। नहीं तो तुम क्या, कहीं ना कहीं मैं भी एक कारण बन जाऊंगी ठाकुर परिवार के गम का। और वो उधार वैद्य की तरफ ही देखती रही। रुद्र कुछ बोल नहीं पाया, बस खामोशी से उसे देखता रहा और जैसे मानो आराध्या की बात बोलने की देर ही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक से एक नर्स उन्हें ढूंढते हुए आई और रुद्रांश से बोली, सुनिए, शिवांश सर को होश आ रहा है, शायद वो बेटर हूँ। मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप बस कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन और लेकर आ जाइए। और वो वहाँ से चली गई। आराध्या और रुद्रांश दोनों बहुत खुश हो गए। अब उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी। वो फटाफट आईसीयू के बाहर भाग कर गए थे। रुद्रांश ने फ़ोन लगाकर अमरनाथ जी को शिवांश के बारे में बताया। उन्होंने भी राहत की सांस ली और जल्दी ही हॉस्पिटल आने का बोला था। रुद्रांश ने फ़ोन काट दिया और वो लोग आईसीयू के बाहर टकटकी लगाकर देखने लगी। डॉक्टर आए और अंदर चले गए। पास में ही कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। वो एक दूसरे से बोल पड़ी, बहुत भला पुलिस ऑफिसर था, पर भगवान ने भी देखो कैसे दुख लिख दिए हैं उसकी किस्मत में, जो इसको जिंदा रहकर भी दुख ही झेलना पड़ेगा। रुद्र को मालूम था वो उसके लिए ही बोल रही होंगी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। दूसरा आदमी भी उसके समर्थन में दबी आवाज़ में बोला, हाँ ना, बेचारा इतना अच्छा इंसान, पर आज उसकी पत्नी के कारण उस पर भी दाग लग गया। पर एक तरह से जो हुआ ठीक ही हुआ। इस ठाकुर खानदान ने सगाई तोड़कर एक बेटी की इज्जत दांव पे लगाई, इसीलिए भगवान ने आज इनकी बहू के साथ ये सब कह दिया और इस ठाकुर खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। हाँ ना, कितना नाम कमाया था अमरनाथ जी ने,
पर उनकी छोटी बेटी ने उनके नाम को मटिया मीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऊपर से बहू के चरित्र पर इतना बड़ा दाग, पता नहीं इस गांव की भी कोई साख है। ये लोग इधर ना ही रहें तो अच्छा है। रुद्र और आराध्या उनकी बातों का मतलब ठीक से नहीं समझ सके और रुद्र उन पर गुस्से में सीधे सीधे चिल्ला दिया, बहू के चरित्र पर दाग, ये क्या बड़बड़ा रहे हो दोनों? दिमाग सरक गया है क्या तुम्हारा? और वो दोनों आदमी उसे घूर कर देखने लग गए थे। वो आदमी भी उसे घूरने लगा और तैस में बोला, तुम्हारी जैसी औलाद हो तो ऐसा ही होगा। आज अगर तुम अपने मन से नहीं चलती तो शायद ठाकुर खानदान की इज्जत पर दाग लगते ही नहीं। पर कहते हैं ना, एक के कर्म का फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। वही हुआ। पर अब जब तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो तो अच्छे से समझा देते हैं। ये हादसा जो तुम्हारी भाभी के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे पापों का फल उसने भुगता और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। और अब हम यही चाहते हैं पूरा गांव इस करनी का फल ना भुगते, क्योंकि ऐसे लोगों को शरण देने वाला भी पाप का भागीदार होता है। बस इसी कारण पूरा गांव आ गया है तुम्हारे घर अमरनाथ जी को बताने के लिए कि अब उन्हें या तो गांव छोड़ना होगा या तो अपने परिवार से उन लोगों को निकालना होगा जो गांव की बदनामी का कारण बन सकते हैं। रुद्र बेबसी में बोला, ये पाप पुण्य की तुम्हारी सोच है, पर हाँ, शायद तुम लोग कहीं न कहीं सही हो। शायद मेरे परिवार के दुख का कारण मैं हूँ और एक बार भैया ठीक हो जाएं तो मैं फिर से लौट जाऊँगा। आराध्या रुद्र को बिना कुछ कहे देखने लगी, पर उसका ध्यान तब टूटा जब दूसरे आदमी ने कहा, अब सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ आई हुई उस लड़की को और तुम्हारे घर की बहू को भी ये गांव छोड़ना होगा। ब्रिज के बाप ने तो अपने बेटे की करतूत के लिए हमसे पहले ही माफ़ी मांग ली और ये गांव छोड़कर परिवार के साथ चले गए हैं। इस बार रुद्र से पहले आराध्या बोल उठी थी, घर की बहू को क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? और तो और मुझे नहीं लगता किसी गांव में रहना चाहिए और किसी नहीं। इसका फैसला करने का अधिकार किसी को भी है। वो आदमी बोला, तुम्हें पता है इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये जानकर भी तुम इन लोगों की पैरवी कैसे कर सकती हो? उल्टा तुम्हें तो इन सब से गाँव वालों का साथ देना चाहिए, ना कि कोई विरोध। तुम गांव की बेटी हो, तुम्हारे परिवार से गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम इस मामले में बोलो मत तो अच्छा रहेगा। इस बार रुद्र ने टोका, माना मुझे और केसी को ये गांव में रहने का हक नहीं है, पर नवधा भाभी वो तो आप लोगों की नज़र में अच्छी थी, आपके गांव से ही जुड़ी हुई है, उन्हें क्यों गांव छोड़ने को कह रहे हैं? पहला आदमी फिर से बोला, हम मानते हैं जो हुआ उसकी गलती नहीं, पर अब ब्रिज जब उसको अपना शिकार बना चुका है तो वो इस गांव में रहने की हकदार नहीं है। मर्जी से बोलो या ज़बरदस्ती, उसकी इज्जत जा चुकी है और ऐसे भी उसे इस गांव में रखना इस गांव पर कोई बड़ी मुसीबत ला देगा। रुद्र का गुस्सा भड़क चुका था। इस बार आराध्या जो उसे चिल्लाई थी, पागल हो गए हो आप लोग? किसने कह दिया भाभी के साथ गलत हुआ है? उन्हें किसी ने अपना शिकार नहीं बनाया है। अब छुपाने से क्या फ़ायदा? पूरे गांव के लोग अब छुपाने से क्या फ़ायदा? पूरे लोगों को मालूम है और ब्रिज की इस गलती के लिए ही उसके बाप ने माफ़ी मांगी और ख़ुद आगे होकर पुलिस से जमानत की अर्जी दी है। उसने ये भी कबूल किया उसके साथ जो भी हुआ उसके कर्मों का फल है और इसी कारण अब वो ये गांव छोड़ के चले जाएंगी। जो भी पुलिस की कार्यवाही होगी वो तो वैसे ही भी ब्रिज के ठीक होने पर ही आगे बढ़ पाएगी। रुद्र इस बार उस आदमी की कॉलर पकड़ के बोलने लगा, ब्रिज ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें मालूम है ये सब कचरा जिसने भरा है वो बस हम सब पे कीचड़ उछालना चाहता है और तुम बेवकूफ़ लोग उस पर भरोसा किए बैठे हो। दूसरा आदमी उसे छुड़ाते हुए तैस में आकर बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमने सुना वो दोपहर से गायब थी और रात तक उसके साथ थी। क्या तुम लोग थे तब उसके साथ? अभी तक तो सीधे सीधे बात कर रहे थे, पर हाथापाई पे आ रहे हो तो सुन लो। हमने तो ये भी सुना जिस वक्त उसे ब्रिज लेकर गया वो अकेली थी और उसके साथ घर का एक आदमी भी नहीं था। ऐसी जगह पे उसे अकेली खड़ी होने की ज़रूरत ही क्या थी? गलती तो उसकी भी थी। ऐसे में ब्रिज क्या कोई भी बुरी नीयत वाला आदमी बहक ही जाता है?
शायद इसी कारण उसे वो सज़ा मिली। और सच यही है, उसके साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी तो जाते जाते भी उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था कि वो इस सदमे से बाहर आई ही नहीं है। आराध्या ने धीरे पर गुस्से में कहा, तुम लोगों की सोच पे तरस आता है। तुम लोग एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने पे यकीन रखती हो। और हादसा तो उस वक्त मेरे साथ भी हुआ था। तब मुझे क्यों नहीं गांव से निकाल दिया गया था? उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम बच गई थी। और उस वक्त भी उसके परिवार वालों ने ब्रिज को वहाँ से दूर भेज दिया था और वो तो सुधर भी गया था, तुम्हें अपना रहा था। पर तुम्हारे परिवार वालों ने फिर से सब गड़बड़ कर दी। ऐसे ही में किसी भी आदमी के दिमाग में बदला लेने का ख्याल तो आएगा ही। और शायद इसी कारण उसने नवधा के साथ वो सब। रुद्र ने उसे ज़ोर से चांटा मार दिया था। खबरदार अभी एक शब्द और बोली तो मैंने कहा तुम एक शब्द बोले तो मैंने कहा तुमसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। ये घटिया अफवाह फैलाना बंद कर दो। वो दोनों आदमी रुद्र के चेहरे पे आए हुए तेज गुस्से के भाव को देख कर डर गए और वहाँ से चले गए थे। पर उनके मन में शक अब भी नहीं मिट पाया था। ये तो सिर्फ दो लोग थे। पूरे गांव वाले अब बहुत देर से अमरनाथ के परिवार का इंतजार करते करते थक गए थे। उन आदमियों की तरह यहाँ भी सब विरोध करने ही आए थे। और अब वो घर में मौजूद नौकरों से हुज्जत करने लगे थे, अमरनाथ जी को अभी के अभी बुलाओ, हम लोगों को उनसे मिलना है। हमने कहा ना, घर में कोई नहीं है, वो सब हॉस्पिटल गए हैं। झूठ मत बोलो, हमें खबर मिल चुकी है। वो लोग वहाँ से निकल गए हैं और कितनी देर छुपे हुए रहेंगी। हो सकता है वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ गए हों और तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, आप लोग समझिए। पर तब तक 3-4 आदमियों ने उन नौकरों को धक्का दिया और झट से घर के अंदर घुस गए। अमरनाथ जी खिड़की से ये सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जिस गांव में उनका इतना नाम था, आज उस गांव के लोग ही उन्हें अपमानित करने के लिए हंगामा करने उनके घर आ गए थे। अनुपमा पीछे से बोली, आप ये सब मत देखिए, पहले हॉस्पिटल जाइए। शिवांश को होश आ गया है, हम सब यहाँ हैं। आप विशेष के साथ चुपचाप जाइए और उसकी हालत देख कर आ जाइए। मुझे जानना है वो अब कैसा है। उस पर रुद्र भी अकेला है, कहीं हॉस्पिटल में कुछ हंगामा ना खड़ा हो जाए। आप जाइए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हुआ क्या है। नवधा पहले ही परेशान है और ऐसी खबर सुनेगी तो उसका क्या हाल होगा। उसे मैं देख लूँगी, आप अभी जाओ ना, शिवांश सही हो जाए बस। तो बाकी गांव वालों को तो वही समझा पाएगा। तुम सही कहती हो, हम लोग शिवांश के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो सचमुच इस घर की नींव है। अब तो वही इस हंगामे को शांत कर सकता है। मैं जाता हूँ, तुम नवधा को शिवांश के बारे में बताओ, शायद उसकी हालत में सुधार हो जाए, उसे अच्छा लगे। और वो विशेष के साथ साल ओढ़ कर वहाँ से फिर से निकल गया। अनुपमा नवधा के पास थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आई। उसने देखा गिरिजा और विशेष भी अब खामोश से बैठ गए थे। शायद वो लोग भी उसे समझा कर हार गए थे। वो सबसे बोली, अरे ये मायूसी छोड़ो, शिवांश को कुछ नहीं हुआ है। वो हम सब लोगों से ज़्यादा देर बिना बात किए रह ही नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा है वो होश में आ गया है। अब ये उदास सा चेहरा छोड़ो और अब शिवांश का हमें मुस्कुरा कर स्वागत करना है, खासकर नवधा तुम्हें। और वो कहते कहते नवधा के पास आकर बैठ गई। उसके हाथ पे अपना हाथ रख कर उससे अपनी बात जारी रखी। तुम्हें तो पता है ना, वो तुम्हें नाराज़ देख ही नहीं सकता। तुम्हें नाराज़ देख कर वो भी परेशान हो जाता है। तो अब खुलकर मुस्कुराओ। वो बस अब कुछ दिनों में घर आ जाएगा। वो कुछ नहीं बोली, बस दीवारों पे सिर टिकाई हुई एकटक दीवार पे टंगी हुई घड़ी को देखी जा रही थी। अनुपमा फिर से बोली, बस करो नवधा, मैं तो समझदार समझती थी। लगता था ऐसी मुसीबत में तुम हिम्मत बंधाओगी, पर यहाँ तो तुम ही निराश होकर बैठ गई हो। इस बार विनीता भी उसका साथ देकर बोली, यही तो मैं कह रही थी। इसे मालूम है शिवांश एक ऑफिसर है और उसे मालूम है ड्यूटी पर भी केस खतरा हो सकता है। तो भी ये इतनी हिम्मत कैसे हार सकती है।
ये तो हमेशा से हिम्मत से काम लेते आई हैं, आज ऐसे कैसे टूट सकती है। गिरिजा अनुपमा के पास बैठते हुए बोली, माँ सच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब हमारे परिवार के साथ क्या हो गया। सब कुछ जैसे अच्छा होने लगता है वैसे ही ना जानी किसकी नज़र लग जाती है। पता नहीं सब कुछ पहले जैसा कब होगा। अनुपमा विनीता के आगे हाथ जोड़कर बोली, ये सब आराध्या के साथ हमने जो किया है उसकी सज़ा है। भगवान ने शायद हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे दी है। विनीता ने उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए, ये तय है हर इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं। शायद ये आपका अच्छा वक्त ना हो, पर आगे आने वाला वक्त यकीनन अच्छा होगा। तभी गिरिजा को उस बाबा की भविष्यवाणी याद आई और उसने कहा, आप सही कह रही हैं। उस बाबा ने ये कहा था, बहुत दुखों के बाद सब कुछ अच्छा होगा। शायद आगे सब कुछ अच्छा होना ही लिखा हो। काश ये सब सही होने की शुरुआत हो। अनुपमा और विनीता ने उससे पूछा तो उसने पूरी बात शुरू से अंत तक बता दी। अनुपमा ने निराश होकर कहा, एक बार नवधा रो ली थी तो इतना बुरा नहीं लगता, पर ये तो खामोश सी हो गई है, कुछ कह ही नहीं रही है। नवधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने जैसे ही अमरनाथ जी और विशेष को देखा, पहले गांव वालों के गुस्से के बारे में बताया। अमरनाथ जी ने उसे कह दिया था, उन्हें सब मालूम पड़ गया है। फिलहाल वो लोग शिवांश का हाल चाल जान ली। डॉक्टर ने शिवांश की ठीक होने की बात कही और साथ ही 2 घंटे बाद प्रॉपर होश में आने की बात कही। सबने राहत की सांस ली। अब अमरनाथ जी आराध्या की तरफ देखकर बोली, बेटा गांव वालों के मन में पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई है। अब नवधा के सही होने तक उसे गांव वालों से सुरक्षित तुम्हें ही रखना है। मैं सोच रहा हूँ जब तक शिवांश पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, बाकी के घर वालों को विशेष के घर भेज दी। खासकर रुद्र और नवधा को भेजना जरूरी है, नहीं तो ना जाने ये गांव वाले लोग उसके सामने उल्टा सीधा ना बोल दी। इस कारण हो सके तो तुम नवधा के ठीक होने तक उसके साथ यहाँ से चली जाओ। आराध्या ने हल्का गुस्से में कहा, इन गांव वालों से डरकर भाभी जीना कैसे छोड़ दें। ये सब गलत है। और भाभी को हुआ क्या है, मैं उन्हें जहाँ तक जानती हूँ वो इतनी कमज़ोर नहीं है। वो दुखी हो सकती हैं पर वो बात को समझेंगी। आप लोग उन्हें बेवजह कमज़ोर समझ रहे हैं। इस बार रुद्रांश ने उससे कहा, भाभी को मैंने जितना भी जाना है वो इतनी कमज़ोर नहीं थी, पर तुम उनसे अभी मिली नहीं। पता नहीं जब से उन्हें ब्रिज के यहाँ से लेकर आए हैं वो सदमे में बैठी हुई हैं। वो ना तो शिवांश भैया के लिए चिंता कर रही हैं, ना ही किसी और बात पे कुछ रिस्पॉन्स दे रही हैं। अब आराध्या को थोड़ी चिंता हुई। वो तुरंत बोली, आई थिंक मुझे उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है वो मुझे कुछ बता दें। उन्हें मालूम था नवधा के मन में वो बिल्डिंग की आग वाली बात का सच दफन था, पर उसे शक था इस कारण वो शिवांश भैया से इतना चिढ़ सकती हैं। इसीलिए बात को सही ढंग से जानने के लिए वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकल गई। क्या नवधा अपनी बनाई हुई शक की दीवार को अपने मन से ढहा पाएगी? क्या आराध्या नवधा के मन की बात जान पाएगी? क्या गांव वाले अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। 2 या 3 चैप्टर में ये कहानी शायद ख़त्म हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि जब भी इस कहानी का न्यू पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। आप लोग कहानी पे क्लिक करके कहानी को पढ़ सुन सके। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।